व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रशियन फॉर्मलिज्म। ये एक लिटरेरी थ्योरी है, यानी लिटरेचर को पढ़ने का, लिटरेचर को स्टडी करने का एक ऐसा तरीका है जिसमें टेक्स्ट की फॉर्म और उसके स्ट्रक्चर पर फोकस किया जाता है। ये थ्योरी लिटरेचर को हिस्टोरिकल, बायोग्राफिकल और सोशल कॉन्टेक्स्ट से सेपरेट करती है और कहती है कि लिटरेचर को इन सारी चीज़ों से आज़ाद होना चाहिए, यानी लिटरेरी टेक्स्ट को इन सारी चीज़ों पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, टेक्स्ट को इन सारी चीज़ों से आज़ाद होना चाहिए, यानी टेक्स्ट को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ये थ्योरी टेक्स्ट की हिस्ट्री को भी निगलेक्ट करती है, यानी कहती है कि हमें टेक्स्ट के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जानने की ज़रूरत नहीं है और ना ही हमें राइटर की बायोग्राफी को पढ़ने की ज़रूरत है, यानी ना तो हमें राइटर की ज़िंदगी को जानने की ज़रूरत है और ना ही सोशल कॉन्टेक्स्ट को जानने की ज़रूरत है। फॉर्मलिज्म थ्योरी कहती है कि हमें इन सारी चीज़ों से आज़ाद होकर टेक्स्ट की फॉर्म पर फोकस करना चाहिए, टेक्स्ट के स्ट्रक्चर पर फोकस करना चाहिए कि टेक्स्ट का स्ट्रक्चर क्या है, उसकी फॉर्म क्या है। ये थ्योरी 1910s में इमर्ज हुई, यानी 1910 की दहाई में शुरू हुई। ये थ्योरी रशिया में इमर्ज हुई, रशिया में फ्लरिश हुई, इसलिए इसे रशियन फॉर्मलिज्म कहते हैं। रशियन फॉर्मलिज्म न्यू क्रिटिसिज्म से मिलती जुलती एक थ्योरी है। न्यू क्रिटिसिज्म भी अर्ली 20th सेंचुरी में इमर्ज हुई, लेकिन न्यू क्रिटिसिज्म अमेरिका और ब्रिटेन में इमर्ज हुई। एक तरफ रशिया में रशियन फॉर्मलिज्म डेवलप हो रही थी, तो दूसरी तरफ अमेरिका और ब्रिटेन में न्यू क्रिटिसिज्म इमर्ज हो रही थी। ये इन दोनों थ्योरीज में एक मेजर डिफरेंस है कि रशियन फॉर्मलिज्म रशिया में इमर्ज हुई और न्यू क्रिटिसिज्म ब्रिटेन और अमेरिका में इमर्ज हुई। ये दोनों थ्योरीज टेक्स्ट पर ही फोकस करती हैं, टेक्स्ट के हिस्टोरिकल और सोशल कॉन्टेक्स्ट को निगलेक्ट कर देती हैं, टेक्स्ट के हिस्टोरिकल और सोशल कॉन्टेक्स्ट पर फोकस नहीं करती। लेकिन इन दोनों थ्योरीज में दूसरा मेजर डिफरेंस ये है कि फॉर्मलिज्म थ्योरी सिर्फ टेक्स्ट की फॉर्म पर फोकस करती है, सिर्फ टेक्स्ट के स्ट्रक्चर पर फोकस करती है, लेकिन न्यू क्रिटिसिज्म फॉर्म और कंटेंट दोनों पर फोकस करती है, दोनों पर इक्वली ध्यान देती है। न्यू क्रिटिसिज्म थ्योरी कहती है कि फॉर्म के साथ साथ टेक्स्ट इटसेल्फ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्स्ट इटसेल्फ भी सोर्स ऑफ मीनिंग है, इसलिए ये फॉर्म और कंटेंट दोनों पर फोकस करती है। लेकिन रशियन फॉर्मलिज्म सिर्फ फॉर्म को देखती है, सिर्फ स्ट्रक्चर पर फोकस करती है। टेक्स्ट की फॉर्म का मतलब है कि टेक्स्ट किस तरह से लिखा गया है, कैसी लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है, कैसा स्टाइल है, स्टोरी कैसे बताई गई है, कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस का इस्तेमाल किया गया है, ये सब कुछ फॉर्म में आता है, यानी लैंग्वेज, स्टाइल और लिटरेरी डिवाइसेस, ये सब कुछ टेक्स्ट की फॉर्म में स्टडी किया जाता है। रशियन फॉर्मलिज्म इन सब पर फोकस करती है। अगर रशियन फॉर्मलिज्म की हिस्ट्री की बात करें कि ये कब और कैसे शुरू हुआ, तो बेसिकली इसका स्टार्ट दो ग्रुप से हुआ, यानी रशिया के अंदर स्कॉलर्स के दो ग्रुप्स थे। इन्होंने साइंटिफिक अप्रोच को डेवलप किया और कहा कि लिटरेचर को एक यूनिक फॉर्म ऑफ आर्ट होना चाहिए। दो मेजर ग्रुप्स हैं, पहला है MLC मॉस्को लिंग्विस्टिक सर्कल, जो 1915 में बना और यहीं से फॉर्मलिज्म थ्योरी शुरू हुई। दूसरा ग्रुप है ओपोजैज, ये रशियन लैंग्वेज में है, जिसका मतलब है सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ पोएटिक लैंग्वेज। ये ग्रुप 1916 में बना। अगर पहले ग्रुप की बात करें, यानी जिसका नाम है मॉस्को लिंग्विस्टिक सर्कल, तो ये ग्रुप रशिया के कैपिटल मॉस्को में था और ये ग्रुप लिटरेचर के लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट पर फोकस करता था, इसलिए इसका नाम भी यही था, मॉस्को लिंग्विस्टिक सर्कल। मॉस्को शहर में ये बना और ये लिटरेचर के साथ साथ लिंग्विस्टिक्स पर भी फोकस करता था, यानी टेक्स्ट के सिंटैक्स, स्ट्रक्चर और लिटरेरी डिवाइसेस पर फोकस किया जाता था। इस ग्रुप के इम्पोर्टेंट फिगर का नाम है रोमन जैकोब्सन। ये एक लिंग्विस्ट और लिटरेरी थियोरिस्ट हैं। जैकोब्सन ने कहा कि हमें टेक्स्ट के स्ट्रक्चर पर भी उतना ही फोकस करना चाहिए जितना टेक्स्ट के मीनिंग पर किया जाता है। इन्होंने लैंग्वेज के पोएटिक फंक्शन को इंट्रोड्यूस करवाया, यानी लिटरेरी टेक्स्ट में किस तरह वर्ड्स को एक साथ जोड़ा जाता है और कैसे उनका स्ट्रक्चर बनता है। जैकोब्सन के वर्क्स
स्ट्रक्चरलिज्म जैसी थ्योरी की भी फाउंडेशन बने, यानी स्ट्रक्चरलिज्म के डेवलप होने में भी बहुत अहम रोल प्ले किया। फिर दूसरा ग्रुप है अपोजेस। ये भी स्कॉलर्स का एक ग्रुप है जो सेंट पीटर्सबर्ग में बना, जो रशिया का ही एक शहर है। इस ग्रुप ने लिटरेचर के एस्थेटिक एस्पेक्ट पर फोकस किया। इन्होंने ख़ास तौर पर लिटरेरी डिवाइसेस पर फोकस किया कि टेक्स्ट में कौन कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस इस्तेमाल की जाती हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। इस ग्रुप के इम्पोर्टेंट फिगर्स की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है विक्टर शेक्लोवस्की। ये रशियन फॉर्मलिज्म के फाउंडर्स में से एक हैं। इनका सबसे फेमस कॉन्सेप्ट है डीफेमिलियराइजेशन, जिसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। शेक्लोवस्की ने कहा कि लिटरेचर का पर्पस ये है कि ये रीडर की थिंकिंग को इफ़ेक्ट करे। रीडर जिस तरह से दुनिया को देखता है उसके हैबिचुअल वे को डिसरप्ट करे, स्पॉइल करे, ताकि रीडर दुनिया को एक नए अंदाज से देख सके, चीज़ों को नई तरह से देखे। फिर है बोरिस आइकनबाम। ये भी कहते हैं कि लिटरेचर को साइंटिफिक अप्रोच से स्टडी करना चाहिए। लिटरेचर को आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल चीज़ों से आज़ाद होना चाहिए, यानी लिटरेरी टेक्स्ट सोसाइटी के बाकी सारे एस्पेक्ट से सेपरेट हो। ये कहते हैं कि इंडिपेंडेंट साइंस ऑफ लिटरेचर क्रिएट होनी चाहिए, जिसमें सिर्फ टेक्स्ट की फॉर्म पर फोकस किया जाए, टेक्स्ट के स्ट्रक्चर पर फोकस किया जाए। इनके अलावा रोमन जैकॉब्सन का नाम इस ग्रुप में भी आता है, यानी जैकॉब्सन इस ग्रुप का भी हिस्सा थे। कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स या इम्पोर्टेंट टर्म्स की बात करें तो सबसे पहले है डीफेमिलियराइजेशन, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये टर्म विक्टर शेक्लोवस्की ने इंट्रोड्यूस करवाई। उन्होंने एक रशियन वर्ड यूज़ किया ऑस्ट्रेननी, जिसका मतलब है स्ट्रेंजमेंट या मेकिंग स्ट्रेंज। यानी डीफेमिलियराइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कोई चीज़ बहुत ही स्ट्रेंज मैनर में डिस्क्राइब की जाती है, ताकि रीडर उसको नए अंदाज में, नए तरीके से परसीव करे। क्योंकि समटाइम्स ऐसे होता है कि कुछ छोटी छोटी चीज़ों के साथ हम इतने ज़्यादा फेमिलियर होते हैं कि हम उन चीज़ों पे अटेंशन नहीं देते, उन चीज़ों पे फोकस नहीं करते। तो राइटर उनको डीफेमिलियराइज करवाता है ताकि हम उन्हें नए सिरे से देखें, एक नए अंदाज में देखें, ज़्यादा डीप वे में परसीव करें। मिसाल के तौर पर लियो टोल्स्टॉय की एक स्टोरी है कोलस्टोमर। ये स्टोरी इसकी बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। टोल्स्टॉय इस स्टोरी को एक हॉर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नरेट करता है, यानी एक एनिमल का पर्सपेक्टिव इस्तेमाल करता है, एक एनिमल के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को बयान करता है। और टोल्स्टॉय रीडर्स को फोर्स करता है कि वो ह्यूमन बिहेवियर्स को रिकंसीडर करें, यानी उनको दोबारा से देखें कि किस तरह इंसान हर चीज़ को ऑन करने की कोशिश करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं, जैसा कि ज़मीन और घोड़े। इंसान समझता है कि हमारा इन पर हक है, हम इन्हें ऑन करते हैं। टोल्स्टॉय इन सब चीज़ों को एक हॉर्स के पर्सपेक्टिव से बयान करता है, ताकि इंसान जो चीज़ें टेक फॉर ग्रांटेड लेता है उनको क्वेश्चन कर सके। ये थी डीफेमिलियराइजेशन। फिर दूसरी टर्म है लिटरेरीनेस, यानी एक लिटरेरी राइटिंग और एक नॉन लिटरेरी राइटिंग में क्या फ़र्क है, वो कौन सी चीज़ें हैं जो एक ऑर्डिनरी लैंग्वेज को एक लिटरेरी टेक्स्ट बनाती हैं, यानी टेक्स्ट किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाता है, किस तरह लिखा जाता है, कैसे मेटाफर, रिदम, राइम और दूसरी स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है। फिर नेक्स्ट टर्म है फोरग्राउंडिंग, जिसमें रीडर की तवज्जो हासिल करने की कोशिश की जाती है, रीडर की अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश की जाती है। कुछ चीज़ों को प्रोमिनेंट किया जाता है ताकि रीडर उनको मिस ना करें, और इसके लिए राइटर्स बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जैसा कि पैरेललिज्म, एलिट्रेशन और मेटाफर। मिसाल के तौर पर चार्ल्स डिकन्स का एक नॉवल है अ टेल ऑफ टू सिटीज़। इस नॉवल की ओपनिंग लाइंस में वो पैरेललिज्म का इस्तेमाल करते हैं। वो लाइन है, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम। ये लाइन फोरग्राउंडिंग की बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। फिर नेक्स्ट है फैबुला एंड सूजेट। फैबुला का मतलब है स्टोरी और सूजेट का मतलब है प्लॉट। स्टोरी वो होती है जिसमें एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इवेंट्स बयान किए जाते हैं, जबकि प्लॉट ये होता है कि कैसे उन इवेंट्स को प्रेजेंट किया गया है, यानी नैरेटिव स्ट्रक्चर क्या है। मिसाल के तौर पर डोस्टोएवस्की का एक बहुत ही फेमस नावल है क्राइम एंड पनिशमेंट।
इसमें फेबुला ये है, यानी स्टोरी ये है कि एक पुअर स्टूडेंट जिसका नाम है रस्कोल्निकोव, वो एक मर्डर कर देता है, लेकिन बाद में बहुत गिल्टी होता है, बहुत स्ट्रगल करता है। लेकिन सूजेट ये है, यानी प्लॉट ये है कि किस तरह इस स्टोरी को स्ट्रक्चर किया गया है। यानी दोस्तोयेवस्की सिर्फ इवेंट्स को स्ट्रेट फॉरवर्ड एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बयान नहीं कर देते, बल्कि जब स्टोरी शुरू होती है तो मर्डर ऑलरेडी हो चुका होता है, रस्कोल्निकोव ऑलरेडी गिल्टी फील कर रहा होता है, स्ट्रगल कर रहा होता है। फिर फ्लैशबैक्स होते हैं जिससे सस्पेंस क्रिएट होता है और क्राइम के साइकोलॉजिकल इफेक्ट को बयान किया जाता है। ये थी रशियन फॉर्मलिज्म की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म। उम्मीद करती हूँ आपको रशियन फॉर्मलिज्म समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।